आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मेरा घर मेरा स्कूल में बहुत बहुत स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कक्षा 6 के लिए। विषय होगा हमारा यहाँ पर गणित, और गणित के अंदर हम देखेंगे चैप्टर 2 अध्याय 2 जो कि है होल नंबर्स, पूर्ण संख्याएं। और इस अध्याय की हम आज देखेंगे एक्सरसाइज 2.1 प्रश्नावली 2.1। तो आज के इस चैप्टर के अंदर हम देखेंगे पूर्ण संख्याएं, और ये हमारा टॉपिक होगा इस पूरे चैप्टर का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं इसे। तो देखिए, सबसे पहले हम जो हमारी मेन एक्सरसाइज है उससे करने से पहले उसके बारे में जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसे हम क्लियर कर लेते हैं, और उसे जब हम क्लियर करेंगे तो हमें प्रश्नावली को समझना बहुत आसान हो जाएगा। तो चलिए समझते हैं। तो देखिए, आज की जो हमारी प्रश्नावली है वो उसके अंदर जो हमारा मेन टॉपिक होगा वो संबंधित है प्राकृत संख्याओं से। तो सबसे पहले आपको ये जानना है कि जो प्राकृत संख्याएं होती है वो क्या होती हैं। तो देखिए, प्राकृत संख्याएं जो होती है वो क्या होती हैं। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर हम बात करते हैं, ये एक प्रकार से संख्या रेखा है, और इस संख्या रेखा पर आप यहाँ पर अनेक संख्याएं देख सकते हैं। और ये संख्याएं आप देखते हैं तो ये स्टार्ट कहाँ से हो रही है, तो ये हो रही है 1 से, और 1 से 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, और इसी क्रम में रेखा आगे बढ़ सकती है। जहां तक हम चाहते हैं गिनना वहां तक इसे आगे बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं कि सिर्फ संख्याएं 8 तक भी इसमें है। तो जितना चाहे उतना आगे इसे हम ले जा सकते हैं, पर आपको इसमें ध्यान रखने की जो बात है वो है कि शुरू कौन से नंबर से हो रही है। तो देखिए, ये हो रही है 1 से, और जब 1 से हम संख्याओं को स्टार्ट करते हैं तो इनका प्रयोग हम कब करते हैं, कहाँ करते हैं। जैसे हम किसी भी प्रकार की वस्तुओं को गिनते हैं, तो जब हम वस्तुओं को गिनते हैं तो हम गिनती कहाँ से शुरू करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5 वस्तुएं हमारे रूम के अंदर, कमरे के अंदर है ना, घर के अंदर है, कहीं पर भी हम वस्तुओं को गिनते हैं तो गिनना हम कहाँ से शुरू करते हैं, 1 से करते हैं। तो निश्चित हमारी जो प्राकृत संख्याएं होती है इन्हें हम गणन संख्या या गणना करने वाली संख्याएं भी कहते हैं, क्योंकि गिनती इनमें हम करते हैं। तो गणना करते हैं या गिनती करते हैं तो इन्हें गणन संख्याएं भी कहा जाता है। और गिनती एक स्वाभाविक जो क्रम होता है उसी क्रम के अंतर्गत हम करते हैं। तो यह एक प्राकृतिक संख्याएं या प्राकृत संख्या भी कहलाती है। तो इन्हें हम नेचुरल नंबर कहते हैं। अब देखिए, कॉन्सेप्ट में आप इस बात को समझिएगा कि सबसे छोटी जो प्राकृत संख्या है वो कौन सी है। तो प्राकृत संख्या सबसे छोटी कौन सी होगी, 1 होगी, ये आपको ध्यान रखना है। अब यही प्रश्न मैं करता हूं कि सबसे बड़ी कौन सी होगी, तो क्या आप इसका उत्तर दे पाएंगे। तो इसका उत्तर आप क्या, मैं भी नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि सबसे बड़ी कोई सी भी हो सकती है। जैसे जैसे हम संख्याओं को कहाँ तक गिन सकते हैं, तो कोई लिमिट ही नहीं है। तो इस प्रकार से सबसे बड़ी बताना तो असंभव हो गया, पर सबसे छोटी आपको याद रखना है, क्योंकि ये सबसे छोटी आपको कई जगह पर पूछी जा सकती है। तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी होती है, 1 होती है ना। और बड़ी कौन सी होती है, तो बड़ी को हम बता ही नहीं सकते, क्योंकि संख्याएं जो है वो उनका क्रम तो बहुत ऊपर तक जा सकता है, उनकी कोई गिनती खत्म ही नहीं होगी। तो चलिए आगे हम बात करते हैं अगली हमारी संख्याओं की, जिनसे हमारा पाठ है वो जुड़ा हुआ है। तो देखिए, वो है पूर्ण संख्याएं। अब पूर्ण संख्याएं क्या होती है, होल नंबर्स इन्हें कहते हैं, और इनकी क्या विशेषताएं होती है। तो देखिए, जहां से अब आप यहां से देखिएगा, इतना पार्ट जो है, ये इतना जो पार्ट है ये वही पार्ट है जो आपने ऊपर देखा है, ये वाला है ना। और इसी पार्ट के अंदर हम देखते हैं, ये तो प्राकृत संख्याएं थी, तो इन्हीं प्राकृत संख्याओं में जब 0 को जोड़ लिया जाता है, अब इतनी तो हमने प्राकृत संख्याएं ली और इनके आगे हमने 0 लगा दिया, 0 इसमें शामिल कर लिया, शून्य को शामिल कर लिया, तो यही संख्याएं, अब ये जो ग्रुप बना है, ये जो समूह बना है, ये पूरा ये समूह बन गया पूर्ण संख्याएं, है ना। इसे हम कहेंगे कि ये पूर्ण संख्याएं हो चुकी है। तो देखिए, अब यहां से प्रश्न किस प्रकार से बनेगा कि पूर्ण संख्याएं जो हैं, सबसे छोटी कौन सी होती है पूर्ण संख्या, 0 होती है ना। 0, 0 जो होती है ये सबसे छोटी
पूर्ण संख्या होती है। दूसरा प्रश्न देखिएगा, तो क्या सभी प्राकृत संख्याएं जो होती है वो पूर्ण संख्याएं होती है? तो बिल्कुल होती है, क्योंकि ये इसके अंदर शामिल है। अब इसका विपरीत प्रश्न बनाते हैं, क्या सभी पूर्ण संख्याएं जो होती है वो प्राकृत संख्याएं होती है? तो देखिए सभी तो नहीं होती है, क्योंकि 0 जो होता है वो पूर्ण संख्या है और वो प्राकृत में शामिल नहीं है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि सभी पूर्ण संख्याएं जो हैं वो प्राकृत संख्या नहीं होती है। अब कौन सी नहीं होती है? तो शून्य जो कि 0 है वो नहीं होता है प्राकृत संख्या। अब उसे छोड़ दें तो बाकी सब प्राकृत संख्याएं है ना, तो वो उसको छोड़ करके तो सब हैं, पर सभी यदि बोल देंगे तो उसमें शून्य भी आ जाता है, तो इसलिए शून्य जो है वो प्राकृत संख्या नहीं है। अब सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? शून्य है। अगला हमारा जो टॉपिक होगा हमारे चैप्टर का वो होगा यहाँ पर पूर्ववर्ती और परवर्ती, है ना, प्रेडिसेसर और सक्सेसर। तो ये जो होंगे पूर्ववर्ती और परवर्ती, ये क्या होते हैं? तो चलिए इन्हें भी हम इन्हीं संख्या रेखा से समझ लेते हैं। तो देखिए यहाँ संख्या रेखा पर आपने देखा कोई भी अंक ले लीजिएगा, जैसे मैंने 5 लिया है, तो 5 के पहले कौन आता है ये हमें देखना है। तो देखिए 5 के पहले आता है 4। अब 4 जो हुआ ये हो गया पूर्ववर्ती, प्रेडिसेसर हो गया, पूर्ववर्ती से कह देंगे। और 5 के बाद कौन आता है? तो 5 के बाद में आता है 6, और 6 क्या हुआ? परवर्ती हुआ, है ना। ये बाद में आने वाला जो होता है इसे हम परवर्ती कहते हैं और पहले आने वाले को पूर्ववर्ती कहते हैं। अब ये किसी भी संख्या के ऊपर ये प्रश्न लागू हो सकता है। अब आपसे कहा जाए किसी भी संख्या को दे करके कि इसका परवर्ती लिखिए, तो आपको क्या करना है? उसका पहले का नंबर लिख देना है, उसके पहले जो भी अंक आता हो, जो भी संख्या आती हो उसे आप लिख देंगे। परवर्ती बोलते हैं तो बाद वाली को लिख सकते हो, है ना। तो ये हमारे पूर्ववर्ती और परवर्ती होंगे। अब जैसे एक और उदाहरण लेते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने लिया 20। अब 20 का मुझे पूर्ववर्ती लिखना है, तो 20 का पूर्ववर्ती क्या होगा? 19, ये हो गया। और 20 का परवर्ती लिखना है, तो 20 का परवर्ती मतलब 20 के बाद क्या आता है? 21, तो ये हो गया इसका परवर्ती, है ना। तो इस प्रकार से हम इसे लिखेंगे। अब देखिए इसी प्रश्न को मैं यहाँ लागू करता हूँ प्राकृत संख्या के ऊपर। मैं यदि आपसे कहता हूँ कि 1 का पूर्ववर्ती बताइए, तो भाई 1 का पूर्ववर्ती जो है वो मैं यदि पूछता हूँ कि प्राकृत संख्या, इसके साथ में एक शब्द जोड़ देता हूँ कि प्राकृत संख्या 1 का पूर्ववर्ती लिखिए। ये आप देखेंगे कि 1 का क्या कोई पूर्ववर्ती है क्या प्राकृत संख्या के अंदर? 1 के पहले कोई है क्या? नहीं है। तो प्राकृत संख्या 1 का कोई भी पूर्ववर्ती नहीं होगा, ये आपको ध्यान रखना है। अब यही प्रश्न मैं पूर्ण संख्या के लिए लागू कर देता हूं। चलिए, जैसे कि पूर्ण संख्या 1 का पूर्ववर्ती लिखिए, है ना, पूर्ववर्ती लिखिए, इसके लिए प्रेडिसेसर लिखिए। तो पूर्ण संख्या है यहाँ पर 1, तो देखिए पूर्ण संख्या में 1 के पहले क्या होता है? 0 होता है, तो यहाँ पर 1 का पूर्ववर्ती हो जाएगा 0। अब यही प्रश्न प्राकृत के लिए किया गया, तो प्राकृत में नहीं होता है ना, पर पूर्ण में होता है, क्योंकि 1 के पहले पूर्ण संख्या में 0 भी शामिल होता है। तो ये प्रश्न आपको जरूर ध्यान रखना है ना, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। चलिए अब आते हैं हम हमारी मेन एक्सरसाइज के ऊपर और समझते हैं उसके प्रश्न को। देखिए अगला जो हमारा प्रश्न वाले 2.1 है, इसके प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न यहाँ पर है 10,999 के बाद की अगली 3 प्राकृत संख्याएं लिखिए। तो यहाँ पर इसके बाद की कौन कौन सी 3 प्राकृत संख्याएं आती हैं वो हमें लिखना है, और वो हमें क्रम से ही लिखना है, क्योंकि यहाँ पर इसके बाद की अगली 3 लिखना है। तो पहले लिखने के लिए हम इसमें क्या करेंगे कि यहाँ पर हम 10,999 जो है इसके अंदर 1 जोड़ेंगे, और 1 जैसे ही जोड़ते हैं तो ये संख्या हमारी बदल जाती है 10,999 से 11,000 में।
फिर हम क्या करेंगे, ये हमारी पहली प्राकृत संख्या हो गई जो हमने निकाली है, और अगली निकालने के लिए हम फिर 11,000 के अंदर एक जोड़ेंगे, तो ये बन जाएगा 11,001। ये हमारी दूसरी प्राकृत संख्या हो गई, और फिर इसके अंदर एक जोड़ देते हैं और डायरेक्टली भी हम निकाल सकते हैं, तो ये बन जाएगी यहाँ पर 11,002। ये हमारी तीसरी प्राकृत संख्या हो जाएगी इसके बाद की। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर हमारा उत्तर लिख सकते हैं कि यहाँ पर जो प्राकृत संख्याएं होंगी इसके बाद की वो हो जाएंगी 11,000, इसी के साथ में 11,001, और तीसरी जो होगी वो होगी 11,002। तो इस प्रकार से ये हमारे इसमें 3 प्राकृत संख्याएं शामिल हो जाएंगी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न है यहाँ पर 10,001 से ठीक पहले आने वाली 3 पूर्ण संख्याएं लिखिए। अब देखिए यहाँ पर इसके ठीक पहले की हमें लिखना है, मतलब इसकी पूर्ववर्ती संख्याएं लिखनी है। तो यहाँ पर हम 10,000 जो 1 होगा पहले के लिखना है, तो इसमें से 1 हम घटाएंगे, और जब 1 हम इसमें घटाएंगे तो ये हो जाएगा 0 0 0 0 और 1, तो ये बन जाता है 10,000। अब 10,000 से फिर हम 1 माइनस करेंगे, तो 10,000 से 1 माइनस करते हैं तो कितना आता है, तो वो आ जाता है 9,999, क्योंकि जैसे 1 जोड़ेंगे तो ये 10,000 में परिवर्तित हो जाएगा, तो ये हो जाएगी 9,999। और इसी में फिर हम 1 और घटाते हैं, तो उस स्थिति में ये हो जाता है यहाँ पर 98, और ये 9,998। तो देखिए ये हमारी यहाँ पर पहली संख्या हुई, इसके पहले की ये दूसरी हो जाती है, ये दूसरी हो गई, और ये तीसरी हो गई। तो इस प्रकार यहाँ पर हमारा उत्तर जो होगा वो हो जाएगा 10,000, इसी के साथ अगली जो संख्या होगी 9,999, और इसके बाद अगली जो संख्या पहले की संख्या होगी वो होगी 9,998। तो इस प्रकार से इसके पहले की जो 3 संख्याएं होंगी वो हमारी ये होंगी। पहले की निकालना 1 घटाएंगे, बाद की निकालना 1 जोड़ देंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी होती है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, और आपने जो पार्ट के पहले समझा है उसी में आपको ये उत्तर मिल गया होगा कि पूर्ण संख्याएं जो होती है वो हमारी कहाँ से शुरू होती है, 0 से होती है, उसके बाद 1 2 3 इस क्रम में वो आगे बढ़ती रहती है जहां तक हम लेके जाएं। तो पूर्ण संख्या सबसे छोटी कौन सी है यहाँ पर? 0। तो हमारा जो उत्तर होगा सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है, तो वो होती है 0, है ना। तो यहाँ पर 0 जो होगी ये हमारी सबसे छोटी पूर्ण संख्या होगी। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। 32 और 53, 32 और 53 के बीच में कितनी पूर्ण संख्याएं हैं? तो देखिए पूर्ण संख्या आप जान ही चुके हैं क्या होती है, कि वही क्रम से आने वाली संख्याएं होती है। कोई दिक्कत नहीं, आपको सिर्फ यहाँ पर पूर्ण लिख करके ये समझाना जा रहे हैं कि पूर्ण संख्या क्या होती है, आप जानते हैं या नहीं जानते हैं। तो देखिए आपको संख्याएं जैसे लिखना है, तो आप 32 और 53 के बीच के संख्याएं आपको लिखना है। तो आप क्या करेंगे, 33 से शुरू करेंगे, और 33 से आप गिनते हुए कहाँ तक जाएंगे, 52 तक, 52 तक जाएंगे। और ये जितनी भी संख्याएं होंगी, तो यहाँ पर 33, 34, 35, 36, 37 इस क्रम में आप गिनते जाएंगे, और यहाँ तक आपको गिनना है। टोटल यहाँ पर आपको 20 संख्याएं जो है वो मिलती हैं। तो इनकी जो संख्याएं होती है, कितनी होती है इनके बीच में, तो इनके बीच में संख्याएं जो निकल के आएंगी वो आएंगी 20, है ना। तो 20 हमारा जो होगा ये हमारा इसमें उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पर वो है निम्न के परवर्ती लिखिए। देखिए परवर्ती का मतलब हम समझ गए, परवर्ती का मतलब होता है बाद की संख्याएं, है ना। सीधे शब्दों में कहा जाए तो इनके बाद की संख्याएं, ये परवर्ती होता है। तो देखिए सबसे पहले हम इसका परवर्ती लिखते हैं, तो मैं यही इनके नीचे लिख देता हूं। तो जो संख्या लिखी है उसी को आप लिखिए, लास्ट का अंक छोड़ देना है, उसे हम एक बड़ा करके लिखेंगे। तो आप इस संख्या के अंदर क्या करते हैं, सीधे सीधे 1 जोड़ देते हैं, तो इसका परवर्ती बन जाता है।
और वो हम बनाएंगे जैसे 2440 और 701 की जगह पर हो जाता है 702। इसी प्रकार से इस संख्या के लिए हम लिखेंगे तो इसमें भी हम 1 जोड़ेंगे और जैसे ही इसके अंदर 1 जोड़ते हैं तो ये संख्या हमारी बदल जाती है। 9 और 1 10 शून्य हासिल 1, 9 और 1 10 शून्य हासिल 1 और 1 और 1 हो जाता है 2 और ये 0 0 1। तो यहाँ पर इसका परवर्ती बनता है ये संख्या। चलिए अब बात करते हैं सी वाले की। सी वाले का परवर्ती निकालेंगे, फिर इसके अंदर हम 1 जोड़ देंगे और 1 जोड़ करके 9 और 1 10 की शून्य हासिल 1, 9 और 1 10 की शून्य हासिल 1, फिर 9 और 1 10 की शून्य हासिल 1 और फिर 9 और 1 10 की शून्य हासिल 1, फिर 9 और 1 10 की शून्य हासिल 1 और फिर वो 1 0 में जुड़ेगा और ये 1। तो ये हमारी संख्या बनेगी सी वाले के लिए, है ना। तो ये बन जाएगी इसका परवर्ती। फिर इसी प्रकार से हम डी वाले का परवर्ती निकालेंगे तो डी वाले में फिर हम यहाँ पर +1 कर देते हैं और यहाँ पर देखिए 70 लिखा है, आप डायरेक्टली भी जोड़ सकते हैं क्योंकि बहुत बेसिक से सवाल है ये। तो यहाँ पर चलिए मैं इसी आगे से वाले क्रम से लिख देता हूँ क्योंकि हमें लास्ट में सिर्फ 1 ही इसमें जोड़ना है। तो ये बन जाएगी ये 23,45,671। चलिए तो इस प्रकार से हम इन संख्याओं के परवर्ती जो हैं वो लिख सकते हैं आगे। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न के पूर्ववर्ती लिखिए। पूर्ववर्ती का मतलब समझना आपको। पूर्ववर्ती का मतलब होता है पूर्व का पहले का, है ना। दोनों में से आप कुछ भी समझ लें, आपको जो ठीक लगता है, पूर्व या पहले का। अब देखिए इसका पहले का लिखना है तो 1 घटाएंगे तो ये कितना हो जाता है 93। आप बिना घटाए भी लिख सकते हैं क्योंकि आप समझ गए हैं कि पहले में आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो, पर जैसे छोटे बच्चे होते हैं उनको कोई बात समझ नहीं आती इसलिए मैं घटा रहा हूँ। अब यहाँ पर 10,000 है और 10,000 में से जैसे हम 1 माइनस करते हैं तो इसका उत्तर हो जाता है 9,999। तो यहाँ पर बी वाले का जो हमारा उत्तर होगा वो हो जाएगा ये। सी वाले की बात यहाँ पर करेंगे, -1 करते हैं इसके अंदर तो देखिए 90 है, 90 से -1 करते हैं तो ये 89 हो जाएगा और बाकी नंबर वैसे के वैसे ही यहाँ इसके आगे लग जाएंगे। तो ये इस प्रकार से लिख सकते हैं। अगले डी वाले की यहाँ पर बात करते हैं, देखिए 21 से लास्ट में 1 घटाओगे तो ये 20 हो जाएगा और आगे के नंबर जो है वो वैसे के वैसे ही हम लिख सकते हैं, है ना। ये हो गया इसका पूर्ववर्ती, ये हो गया इसका और ये इसके लिए और ये इसके लिए। तो आपको सिर्फ यहाँ शब्द का मतलब समझ में आना चाहिए, बाकी आप कर सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात इसमें है नहीं। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, संख्याओं के निम्नलिखित युग्मों में से प्रत्येक के लिए संख्या रेखा पर कौन सी पूर्ण संख्या अन्य संख्या के बाईं ओर स्थित है और इनके बीच में आपको उपयुक्त चिन्ह का यहाँ पर प्रयोग करते हुए इन्हें लिखना है ना। अब यहाँ पर देखिएगा, जैसे हमारे लिए यहाँ पर 2 संख्याएं दे रखी, 530 और 503। तो 530 और 503। अब देखिए संख्या रेखा क्या होती है, तो संख्या रेखा वही रेखा है जिस पे हमने संख्याओं को देखा था कि जैसे 1 2 3 4 इस प्रकार 5 6 7 के क्रम में संख्याएं इस पे होती है। तो ये कहीं तक भी हम लिख सकते हैं। तो देखिए इसमें जैसे कि मान लीजिए कि मैं यहाँ पर 5 की बात करता हूँ तो 5 जो है वो 6 के किस तरफ है, बाईं ओर है ना। और 7 जो होगा वो इसके किस तरफ होगा, दाईं ओर होगा। तो दाईं ओर जो संख्या होती है वो कैसी होती है, वो बड़ी संख्या होती है संख्या रेखा पर, और बाईं ओर जो संख्या होती है वो कैसी होती है, तो बाईं ओर की संख्या जो होती है वो छोटी होती है ना। आपको ये ध्यान रखना है, ये ध्यान रखना है। बाईं ओर की संख्या जो होगी वो कैसी होगी, छोटी, और दाईं ओर की संख्या जो होती है वो कैसी होती है, बड़ी होती है ना। अब आप इनमें से देख सकते हैं, देखिए 503 जो है वो छोटी संख्या है, तो ये संख्या किस ओर होगी, संख्या रेखा पर बाईं ओर होगी। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि ये बाईं ओर। फिर इसमें से आप देख सकते हैं 307 जो है ये किस ओर होगी, ये भी बाईं ओर होगी क्योंकि ये छोटी संख्या है।
फिर इस संख्या 98,000 है, यहाँ 56,000 है, तो सीधे सीधे ये संख्या छोटी हो जाती है। तो ये संख्या भी कैसी होगी, बाईं ओर होगी। फिर इनमें देखते हैं यहाँ पर इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, ये 98 लाख है। इसे गिन लेते हैं, ये सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ है। तो ये 1 करोड़ है और ये 98 लाख है। तो ये संख्या बाईं ओर होगी। अब आप समझ गए बाईं ओर लिखने का क्या मतलब होता है। तो आपको ये समझ आना चाहिए कि बाईं ओर की संख्याएं छोटी होती है और दाईं ओर की संख्याएं बड़ी होती है। चलिए अब इनके बीच में हम उपयुक्त चिन्ह लगा देते हैं। मैंने आपको यहीं पर इसको क्लियर कर दिया। अब इसको आप लिखना आपको किस प्रकार से वो समझिएगा। देखिए यहाँ पर एक एक प्रश्न को लिखूंगा, आपके लिए समय हो सकता है ज़्यादा लगे, तो मैं एक क्वेश्चन को लिख के दिखा देता हूँ और बाकी में सबके बीच में चिन्ह का प्रयोग कर देता हूँ। देखिए आपको जब लिखना है तो इस प्रकार से लिखना है कि जैसे हम इनको संख्या रेखा पर लिखते हैं तो संख्या रेखा पर जो 503 होगा ये संख्या 530 के बाईं ओर स्थित होगा, है ना। ये बाईं ओर स्थित होगा या स्थित होता है, ऐसा आप लिख सकते हैं। अब यहाँ पर आप लिखेंगे बाईं ओर जो है उसको लिख देंगे और दाईं ओर जो है उसको लिख दीजिए, जैसे ये मैंने लिखा। अब इनके बीच में आपको चिन्ह का प्रयोग करना है, तो आप इस प्रकार के चिन्ह का प्रयोग करें। जो बड़ी संख्या होती है ना उसकी तरफ ये दोनों पैर फैला दें इसके, और जो छोटी संख्या ना उसकी तरफ इसका नोक जो है वो झुका दें, है ना। तो छोटी संख्या की ओर ये नोक हुआ करती है और बड़ी संख्या की ओर दोनों पैर ये फैले हुए होते हैं, समझ गए। तो इस प्रकार से, और इसे आप यूं भी ध्यान रख सकते हैं जैसे ये इन दोनों की चौड़ाई कैसी है, बहुत ज़्यादा बड़ी है। इसकी चौड़ाई देख सकते हैं कितनी, नोक की बिल्कुल छोटी सी। तो ये छोटे को दर्शाता है, ये बड़े को दर्शाता है, ये भाग। तो इस प्रकार से आपको हर क्वेश्चन को ऐसे लिखना है और उनके बीच में फिर आपको चिन्ह का प्रयोग करना है। चलिए अब मैं दूसरे वाले को लिखता हूँ। देखिए दूसरे वाले में 307 जो होगा वो 370 के बाईं ओर स्थित होगा। अब इनके बीच में हम क्या करेंगे, चिन्ह का प्रयोग करेंगे। तो 307 ये लिखा और ये 370 लिखा। चिन्ह का प्रयोग वैसा ही होगा, ये लगा दिया हमने, है ना। चलिए अगले वाले क्वेश्चन को देखते हैं। ये हमने किया है इसको, बी वाले को मैं यहाँ बी नंबर इस पे डाल देता हूँ। ये मैंने बी वाला किया। अब यहाँ पर मैं सी वाले को कर रहा हूँ। देखिए सी वाले के अंदर 98,765 है और ये 56,000 है। तो 56,700 जो 89 होगा ये बाईं ओर स्थित होगा 98,765 के। तो ये मैंने लिखा 56,789 और यहाँ पर भी हम ऐसे चिन्ह का प्रयोग करेंगे और ये हो जाएगा 98,765। समझ गए। अब यहाँ पर मैं डी वाले को हल कर देता हूँ। देखिए डी वाले में जो संख्या है 98 लाख 30,415, ये बाईं ओर स्थित होगा और ये छोटा है किससे, 1,23,001 से। तो ये हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम इनके बीच में इन चिन्हों का प्रयोग कर देंगे, है ना। और इस प्रकार से आपको हर प्रश्न में लिखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है हमारा वो बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ से आपको बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न मिलेंगे इस क्वेश्चन से। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन की यहाँ पर बात करते हैं, क्या शून्य सबसे छोटी प्राकृत संख्या है क्या। तो इसमें आपको सत्य और असत्य लिखना है। तो सत्य असत्य तो अपनी जगह पर है, इस पर इनसे आपको बहुत अच्छे से प्रश्न मिलते हैं। देखिए शून्य सबसे छोटी प्राकृत संख्या है, ये सही है या गलत है। तो ये सरासर गलत है क्योंकि प्राकृत संख्याएं जो होती है वो सबसे छोटी कौन सी होती है, तो एक जो होती है वो सबसे छोटी प्राकृत संख्या होती है। यह आपको स्टार्टिंग में मैंने बता दिया है ना। तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन होती है, एक होती है। अगला प्रश्न देखिएगा, यहाँ पर प्रश्न को आपको समझना ही मुख्य चीज है। आप समझ जाते हैं तो आप उत्तर तो वैसे ही निकाल लेंगे। देखिए 400 संख्या 399 का पूर्ववर्ती है क्या।
तो देखिए 400 जो है वो 399 के तो बाद में आता है ना। तो 400 399 का क्या हुआ, परवर्ती हुआ, बाद वाला हुआ। तो यहाँ पर पूर्ववर्ती है क्या, तो नहीं है, गलत होगा, ये भी हमारा विकल्प है ना। तो हम यहाँ कहेंगे कि 499 जो है वो तो इसके लिए परवर्ती होता है, पूर्ववर्ती नहीं है, परवर्ती है। चलिए, शून्य सबसे छोटी पूर्ण संख्या है क्या, तो पूर्ण संख्या है, हम देखिए ये शून्य से शुरू होती है, 0 1 2 3 4 5 इस क्रम में ये चलती रहती है। तो निश्चित यहाँ पर शून्य सबसे छोटी संख्या है, तो इसे हम कहेंगे कि ये जो सी वाला है ये हमारा राइट है, ये सत्य है। चलिए अगले की बात करते हैं, डी वाले की। 600 संख्या 599 का परवर्ती है क्या, बिल्कुल सही है, क्योंकि 600 जो है वो 599 के बाद में ही आता है। तो ये भी हमारा जो डी वाला होगा ये कैसा होगा, राइट होगा, सत्य होगा। सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं क्या, तो देखिए सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याओं में आती है, तो ये भी कैसा होगा, सत्य होगा। तो ई वाला जो होगा हमारा ये भी राइट है। अब यहाँ पर एफ वाले की बात करते हैं, क्या सभी पूर्ण संख्याएं, सारी पूर्ण संख्याएं प्राकृत होती है क्या, तो नहीं होती है, ये गलत होगा। क्यों, क्योंकि 0 जो होता है वो प्राकृत संख्या नहीं होता है ना। और 0 को छोड़ देते हैं तो सब हो सकती है, पर 0 नहीं है, और 0 पूर्ण संख्या में आता है और ये प्राकृत संख्या नहीं है। तो यहाँ पर जो एफ वाला होगा हमारा ये भी गलत होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, और इसी में और विकल्प हैं, तो उसे हमने वही क्वेश्चन नंबर नाम दिया है और इसमें उनको लिख दिया है। देखिए फिर वही 8वां प्रश्न है, और इसमें जो बाद वाले थे वो इसमें लिखे हैं। तो अब अगला जो है हमारा जी वाला, इसे देखेंगे 2 अंकों की पूर्ण संख्या है ना। 2 अंकों की पूर्ण संख्या का पूर्ववर्ती 1 अंक की संख्या कभी नहीं हो सकती, तो गलत है। क्यों नहीं हो सकती, देखिए हम लेते हैं 10 को, और 10 जो है ये 2 अंकों की संख्या है, और इसका पूर्ववर्ती क्या होगा, 9 होगा, इसके पहले का 9 होगा। अब 9 1 अंक की संख्या है, तो ऐसा नहीं होता है कि 1 अंक की संख्या कभी नहीं हो सकती है ये, तो इसलिए ये हमारा गलत होगा। अगला है, एक सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, गलत है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है, 0 होती है, 0 होती है, या चलिए तो यहाँ पर एच वाला जो होगा ये हमारा गलत होगा। अगला है, प्राकृत संख्या 1 का कोई भी पूर्ववर्ती नहीं होता है। अब आपको स्टार्टिंग में ही मैंने ये प्रश्न बताया था कि प्राकृत संख्या जो होती है वो 1 से शुरू होती है और इसका कोई भी पूर्ववर्ती नहीं होता है, ये बिल्कुल सही है ना। तो आई वाला जो होगा ये हमारा सही होगा। अगला है, पूर्ण संख्या 1 का, अब देखिए पूर्ण संख्या के लिए प्रश्न लागू है, पूर्ण संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता है, तो ये गलत है, क्योंकि इसमें होता है, और कौन होता है पूर्ववर्ती, 0 होता है ना, तो ये गलत होगा। अगला है के वाला, यहां पर देखते हैं, पूर्ण संख्या 13 11 और 12 के बीच में स्थित है, तो गलत है, क्योंकि 13 जो है वो कहाँ स्थित होगा, 12 के बाद में, 12 का परवर्ती है ना, तो 12 के बाद में स्थित होगा। पूर्ण संख्या 0 जो है 0 का कोई भी पूर्ववर्ती नहीं होता है, तो बिल्कुल सही है, क्योंकि पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है और इसका कोई भी पूर्ववर्ती इसमें नहीं होता है। अब पूर्णांक के लिए हम लेके जाएंगे ना, तो पूर्णांक में हो जाएगा, पर पूर्ण में नहीं होगा, क्योंकि पूर्णांक संख्या माइनस में भी चली जाती है। आगे बात करते हैं यहाँ पर अगले की, 2 अंकों की संख्या का परवर्ती सदैव 2 अंकों की संख्या ही होती है, तो ये गलत है। आप देखिए 99 लेते हैं और इसका परवर्ती लिखोगे तो कितना आएगा, 100, और ये 100 3 अंक की संख्या हो गई, तो ये 2 अंक की,
तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ही 2 अंकों की संख्या का परिवर्ती 2 अंकों की संख्या ही होगी, ऐसा नहीं होता है। तो ये होगा हमारा गलत, है ना। तो ये थे आज के हमारे कक्षा 6 गणित अध्याय 2 पूर्ण संख्याएं और उनसे संबंधित जो एक्सरसाइज 2.1। तो यहाँ पर प्रश्न को कैसे लगे आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपने हमें इतनी देर सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मिलते हैं जल्द ही एक और नए किसी वीडियो के साथ।